नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वैशाली सिंह है और आज की वीडियो में हम अपने डीएलएड के तीसरे सेमेस्टर के पेपर 1 के सब्जेक्ट को जो है आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम मापन कैसे करते हैं उसके बारे में जाने थे, उसके चर क्या थे, उसके बाद उसके हम प्रकार के बारे में देख रहे थे, जिसके हम पहले प्रकार के बारे में देख चुके थे जो कि मानसिक या सामान्यीकृत मापन था। उसके बारे में हम जान चुके हैं कि वो किसे कहा जाता है। अब हम इसके दूसरे और तीसरे जो है मापन के प्रकारों को आज डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी चर्चा करेंगे हमारे दूसरे वीडियो लेक्चर में। ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है डीएलएड के क्लास का, ठीक है। तो इसमें हम चलिए जानते हैं कि दूसरा जो है मापन क्या है। तो इसमें दूसरा मापन है निरपेक्ष मापन। इसे हम अंग्रेजी में जो है एब्सोल्यूट मेजरमेंट के नाम से जानते हैं। इसे हम इसके दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम भौतिक मापन कहते हैं। फिजिकल मेजरमेंट, आपको एक बार स्पेलिंग इसके अंग्रेजी के स्पेलिंग को बता देती हूँ। एब्सोल्यूट का स्पेलिंग है ABSOLUTEMEASUREMENT। उसके बाद भौतिक मापन का इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे PHYSICALMEASUREMENT, फिजिकल मेजरमेंट। तो ये हमारा निरपेक्ष मापन है, इसका हम हेडिंग लिए हैं इसे हम समझने के लिए। उसके बाद हम अब इसे समझते हैं कि ये किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो ये जो भौतिक मापन है या निरपेक्ष मापन होता है, इससे हम ये तात्पर्य लगाते हैं कि उस मापन से है जिसमें ऐसी वस्तुओं का मापन किया जाता है जो वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। मतलब जो ये वातावरण में भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। इसमें मापन की इकाई निश्चित होती है तथा इसमें परम शून्य जो एब्सोल्यूट जीरो होता है की स्थिति विद्यमान होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो ऐसी वस्तुओं का मापन हम करते हैं जिसमें वातावरण में जो भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं और इसमें जो मापन की इकाई जो रहती है वह निश्चित होती है और इसमें जो परम शून्य होता है एब्सोल्यूट जीरो, इसकी स्थिति भी विद्यमान होती है। यही हम भौतिक मापन या निरपेक्ष मापन में इसकी परिभाषा के रूप में लेंगे। और इसका उदाहरण जैसे देखते हैं कि किसी स्थान का तापमान 0 भी हो सकता है, 0 से कम भी हो सकता है या 0 से अधिक भी हो सकता है। तापमान को हम अगर देखें, भौतिक अवस्था में तापमान का हम अगर गणना करें या उसका मापन करें तो वो 0 भी हो सकता है या उससे कम होगा या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो मतलब ये इसका एब्सोल्यूट जीरो की भी स्थिति इसमें विद्यमान है। तो ये हमारा हो गया भौतिक मापन या फिर निरपेक्ष मापन। उसके बाद हम बात करते हैं मापन के प्रकार में तीसरे मापन की, जो कि है हमारा इप्सेप्टिव मापन। तीसरा हमारा आता है इप्सेप्टिव मापन। इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम इसे IPSATIVE मेजरमेंट कहते हैं। तो हम इसे अब समझते हैं कि इसे किसे कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि इस तरह के मापन में व्यक्ति के समक्ष कुछ ऐसे इस तरह के प्रश्न जो या कथन या जो समस्याएं दी जाती हैं जिससे वह व्यक्ति को उसको वरीयता क्रम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो है प्रदान करने को कहा जाता है। यदि वह किसी एक कथन को प्रथम वरीयता क्रम 1 दे देता है तो अन्य को यह क्रम प्रदान नहीं कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को चयन करने के लिए बाह्य होना पड़ता है, इसलिए इसे फर्स्ट चॉइस आइटम बाह्य चयन प्रश्न कहा। इसे बाध्य चयन प्रश्न कहा जाता है तथा इसके द्वारा मापन को इप्सेप्टिव मापन कहा जाता है। मतलब इसमें एक बार अगर हम एक क्रम में वरीयता को एक से जो है दर्शा देते हैं तो उसके बाद हम दूसरे प्रश्नों में एक को जो है हम नहीं दर्शा सकते, उससे हम आगे जो है दर्शाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उसे जो है बाध्य होना पड़ता है, इसलिए इसे हम इप्सेप्टिव मापन कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं, जैसे इसका उदाहरण देखेंगे कि जो मूल्य परीक्षण में 4 मूल्यों जैसे सत्य, ईमानदारी, मैत्री भाव, सहयोग है। तो इसका जब परीक्षण करेंगे तो
हम इसमें बाध्य रहते हैं। जैसे मोहन ने पहले नंबर पर सत्य, दूसरे पर सहयोग, तीसरे पर ईमानदारी रखी, तो चौथे नंबर पर मैत्री भाव रखने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा उसे। और जो नंबर एक बार जिसको दे दिया वही रहेगा। जैसे अगर इसके परे सहयोग रख दिया तो अब दूसरे पर अगर सहयोग रख दिया तो दूसरे पर ईमानदारी नहीं रख सकते। दूसरे पर जो है सहयोग रखने के बाद चौथे पर ईमानदारी आ जाएगी। तो ये एक बार जो रख दिया जिस क्रम में वो उसी तरह रहेगा। इसे हम दूसरे क्रम में नहीं रख सकते, बदलने के बाद उसी क्रम में फिर से उसी तरह नहीं रखा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया इप्सेप्टिव मापन। अब हम जानते हैं शैक्षिक मापन के क्या क्या स्तर हैं। जो हमारा दिया गया था लेवल्स और स्केल्स और मेजरमेंट, इसे हम अंग्रेजी में तीन तरह से जान सकते हैं। लेवल्स भी कहते हैं इसके स्तर को, या स्केल्स कहा जाता है इसके स्तर को, या फिर स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब कि उसका स्तर क्या होता है या उसका लेवल्स क्या होता है। ये शैक्षिक मापन के स्तर के इंग्लिश है। उसके बाद हम जानते हैं इसका जो है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मापन कितना भी शुद्ध है यह उसके स्तर से ही पता लगाया जाता है। जैसे इसमें 4 इसके मुख्य स्तर दिए गए हैं। इसके 4 मुख्य स्तर हैं। पहला है नामित स्तर या शाब्दिक स्तर, नॉमिनल स्केल। दूसरे पे आएगा हमारा क्रमित स्तर, जिसे हम ऑर्डिनल स्केल के नाम से जानेंगे। उसके बाद हमारा आएगा अंतराल स्तर, जो कि है इंटरवल स्केल। फिर हमारा आता है अनुपात स्तर, जिसे रेशियो स्केल। तो ये चारों हमारे इसके स्तर हैं। नामित स्तर या शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, ऑर्डिनल स्केल, अंतराल स्तर, इंटरनल स्केल या अनुपात स्तर। ये चारों मापन के स्तर होते हैं। नामित स्तर या शाब्दिक स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। अब इन सभी के बारे में एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसकी व्याख्या के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है नामित स्तर। नामित स्तर नॉमिनल स्केल। नामित स्तर मतलब जब वस्तुओं और घटनाओं को, जो वस्तुएं और घटनाएं होती हैं उनको उनके किन्हीं गुणों के आधार पर मापित किया जाता है, तो इसे नामित मापन कहते हैं। इसमें वस्तुओं का गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है। वस्तुओं को गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख देते हैं। फिर प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। इसी कारण इसे नामित स्तर कहा जाता है। जैसे अगर हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, देखो लिंग के, एक बार परिभाषा इसे फिर से समझाऊंगी, पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण इसका क्या है उससे समझने की कोशिश करते हैं कि लिंग के आधार पर बालक और बालिकाओं को जो विभक्त किया जाता है कि यह लड़का है और यह लड़की है, तो ये हमारा पहले से ही नामकरण कर दिया जाता है कि ये लड़का है और ये लड़की है, नामित कर दिया गया है। तो ये हमारा लिंग के आधार पर नामित मापन किया गया है। उसके बाद हम दूसरा एक समझेंगे कि जो स्थान के आधार पर, जैसे ये गांव है और ये शहर है, इन क्षेत्रों को हम विभाजित कर दिए हैं। इसके स्थान के आधार पे हम इसका नाम दिया गया है कि ये गांव है और ये शहर है, तो ये हमारा नामित मापन के अंतर्गत आता है। इसे स्थान के आधार पे हम विभाजित कर दिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि शिक्षा के आधार पर भी मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों को विभक्त किया गया है। मतलब हम जो नामित स्तर का मापन होता है इसमें जो है नाम के थ्रू जो है इसे विभाजित कर दिया जाता है। जैसे लिंग के आधार पे हम अगर बालक बालिका को ले लेंगे तो उन्हें विभक्त कर दिया गया है कि यह बालक है और यह बालिका है, उनके नाम के आधार पे। फिर हम स्थान के आधार पे भी, उसके लिंग के आधार पे, फिर उसके बाद स्थान के आधार पे ग्रामीण और शहर को भी जो है, इन क्षेत्रों को भी विभक्त किया गया है। ऐसे शिक्षा में भी हम देते हैं। मतलब इससे प्राप्त मानों से कोई भी गणितीय संक्रिया जो है नहीं होती, जैसे जोड़, घटाना, गुणा और भाग, ये सब कुछ भी संभव नहीं है इन सभी मानों से। तो हम समझ गए कि नामित स्तर क्या होता है। नामित स्तर का मापन क्या होता है? जब वस्तुओं और घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर मापित किया जाता है तो इसे नामित मापन कहते हैं। इसमें वस्तुओं को गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रख दिया जाता है। प्रत्येक समूह को उसकी पहचान के लिए कोई नाम या चिन्ह दे दिया जाता है। इसी कारण इसे नामित मापन कहते हैं। तो अब हम इसे समझ गए कि हाँ, नामित मापन किसे कहा जाता है। उसके बाद अब आता है क्रमित मापन, ऑर्डिनल स्केल, ORDINAL, ऑर्डिनल
स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल किसे कहते हैं? तो जो क्रम को आधार बनाकर मापन किया जाए तो इसे ही हम क्रमित मापन करते हैं। पहला था नामित, इसमें नाम रहेगा या चिन्ह रहेगा जिससे नामित स्तर का मापन कहा जाएगा। उसके बाद हमारा क्रमित मापन है, इसमें क्रम को ही आधार बनाकर माप दिया जाए तो इसे हम क्रमित मापन करते हैं। जैसे उदाहरण हम समझते हैं कि कक्षा में जो बालक और बालिकाओं की जो रैंकिंग आती है, जैसे कोई बच्चा बहुत ही टॉप किया है तो वो पहले पोजीशन पे आता है, पहले स्थान ग्रहण करता है वो, तो उसका पोजीशन मतलब उसका जो रैंक आता है उसके आधार पर उनका जो बालक बालिकाओं को जो है रैंकिंग दी जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये इसका उदाहरण है क्रमित मापन का। या फिर हम ले सकते हैं प्रदर्शन के आधार पर जब खिलाड़ियों की जो रैंकिंग आती है तो वो भी जो है क्रमित मापन के अंतर्गत ही आता है। या फिर हम धनी लोगों की सूची को देख लें, अंबानी, टाटा, बिरला, ये लोग जो भी सूची है इन लोगों की, धनी लोगों की, ये भी क्रमित के अंतर्गत ही आती, क्रमित मापन के अंतर्गत। या कक्षा में बच्चों का जो रोल नंबर आता है 1, 2, 3, 4, ये संख्याएं जो क्रमित है, क्रम रूप में रहती हैं, ये क्रमित मापन के अंतर्गत आ गया। फिर हम अब देखते हैं तीसरे मापन के बारे में, और ये है हमारा अंतराल मापन। अंतराल मतलब कि एक छोटा क्रम, जैसे छोटा समूह को डिवाइड किया गया है, जैसे निश्चित अंतराल पर किया गया मापन अंतराल मापन कहलाता है। यह इसकी परिभाषा है, निश्चित अंतराल पर किया गया मापन अंतराल मापन कहलाता है। जैसे ग्रेडिंग सिस्टम रहता है ना, ABCD, EF, GH ऐसे है, इसमें जो है हमारे कुछ बच्चे हैं जैसे 100 से 80 तक के बच्चे, उनको A ग्रेड दे दिया गया है। या ग्रेड में ये जो मार्क्स हैं, अगर हम कह सकते हैं जो 100 तक जो है 100 तक हमारे मार्क्स रहते हैं, जिसमें हमारा ग्रेडिंग सिस्टम रहता है ABCDE। जो हमारा परीक्षा, बड़े बच्चों की परीक्षाएं जो आती हैं उनके परीक्षाओं में जो मापन किया जाता है, जो ग्रेडिंग सिस्टम अपने DLED के ही इसमें जो है ग्रेडिंग सिस्टम जो दिया गया रहता है, ये हमारा ABCDE ऐसे दिया गया रहता है, जिसमें हमें 100 तक के मापन को जो है 80 से 100 ले लेते हैं, उसमें A को जो है हम रख देंगे बच्चों को। 80 से 60 तक के अंक प्राप्त वाले बच्चों को जो है B में रख देंगे। फिर 40 से 60 तक संख्या जो पाए हुए हैं उसको C में रखेंगे। इसी तरह 40 से 20 वालों को D में रखेंगे और 20 से 0 वालों को E में रखेंगे, E श्रेणी में रखेंगे। ऐसे ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड करेंगे, जो कि 20 के अंतराल में इसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद 1 से, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, 1 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है और 50 से 100 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है। तो ये इसका जो है इसके अंतर्गत में ऐसे डिवाइड करेंगे, तो ये अंतराल मापन के अंतर्गत में आ जाता है। जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मकता को इसी स्तर पर मापा जाता है। जो बुद्धि, रुचि होती है, अभिवृत्ति होती है, अभिक्षमता होती है, सृजनात्मकता होती है, इसी सब के आधार पे अंतराल मापन के आधार पे माप सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुपातिक मापन, रेशियो स्केल। इसे हम परम शून्य या निरपेक्ष शून्य मापन के नाम से भी जानते हैं। अनुपातिक मापन, रेशियो RACIO स्केल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे DLED के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है, ये पूछता है सबसे ज़्यादा। तो इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा तीनों मापन है वो सर्वश्रेष्ठ, यह जो है उपरोक्त तीनों मापनों से सर्वश्रेष्ठ मापन होता है। जैसे किसी व्यक्ति के एक गुण को दूसरे व्यक्ति के उसी गुण से मापना अनुपातिक मापन कहलाता है। जैसे मोहन के पास 5 हिंदी की किताबें हैं और सोहन के पास 3 हिंदी की किताबें हैं। या फिर हम कह सकते हैं भारत ने पाकिस्तान को 5-0 से हराया, मतलब दोनों ने खेल खेला और दोनों ने इतने ओवर में सिर्फ भारत ने 5-0 से पाकिस्तान को हराया। तो ये हमारा अनुपात है, इन दोनों के बीच का अनुपात 5 है और 0 है, मतलब वो पूरा 0 था उसका पाकिस्तान का और भारत ने 5 मैच जीते। तो ऐसे जो है ये उसका अनुपात में जो है विभाजित किया गया है। ये हमारा हो गया मापन के प्रकार। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन का अर्थ। ये हमारा मूल्यांकन है, एक मापन है, दूसरा मूल्यांकन। तो अब इसमें हमारा आ गया है मूल्यांकन।
आज हम मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि मूल्यांकन की परिभाषा क्या है या मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन को अंग्रेजी में हम EVALUATION इवैल्यूएशन के नाम से जानते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि मूल्य का अंकन, जो मूल्य होता है उसी का हम अंकन करते हैं, तो वही मूल्यांकन कहा जाता है। शाब्दिक अर्थ यही होता है। जैसे हम जानते हैं कि मापन के द्वारा केवल किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी विशेषता को मानक चिन्हों के या इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में मापन के इन परिणामों की व्याख्या की जाती है। जैसे गुण दोषों की विवेचना करके उसके संबंध में सही निर्णय करना या वास्तविक मूल्य का निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। जैसे स्कूल ए का रिजल्ट जैसे 70% है, स्कूल बी का रिजल्ट 80% है, या स्कूल सी का रिजल्ट 60% है, तो हम कहेंगे कि स्कूल बी का रिजल्ट दोनों से अच्छा है और सी का खराब है, क्योंकि सी का 60% आया हुआ है। और जो है बर्तन में जैसे 3 लीटर पानी भरा हुआ है, तो यह मापन है। यह पानी गंदा है, यह मूल्यांकन है। मतलब जैसे बर्तन में पानी दे दिया तो हमारा इतना पानी है, अगर उसकी मात्रा दी गई है कितना लीटर पानी है, तो यह हमारा मापन कहा जाएगा। लेकिन वह पानी कैसा है, साफ है, सुंदर है, अच्छा है, मीठा है तो या गंदा है, तो ये उसका मूल्यांकन किया गया है। तो कि पानी बहुत ही खराब है, तो वो मूल्यांकन है। मोहन के गणित में 50 अंक हैं, यह मापन कहा जाएगा क्योंकि अंकों को दिया गया है। सोहन के गणित में 60 अंक है, ये दोनों ही मापन है, लेकिन सोहन के अंक मोहन से ज़्यादा है, यह मूल्यांकन है। मूल्यांकन किया गया दोनों का, तो इसमें से सोहन का अंक जो है मोहन से ज़्यादा निकला है। मापन अंक दिखाता है, मूल्यांकन गुण दिखाता है। इसे हम समझेंगे, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं अंकों को मूल्य प्रदान करना ही मूल्यांकन है। तो आज के वीडियो में हमने यहाँ तक अपना पूरा समझा, मूल्यांकन के बारे में थोड़ा सा समझे। आगे हम अगले वीडियो में मूल्यांकन की परिभाषा को देखेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय।